नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। 2 में 4। आप सोच रहे होंगे मैं 2 में 4 क्या बता रहा हूं। ये आईपीएल का जो है कोई स्कोर कार्ड नहीं है कि 2 ओवर में 4 रन बने या 2 ओवर में 2 विकेट गिरे। ऐसा कोई स्कोर कार्ड नहीं है। मैं दरअसल आपको कांग्रेस का इन चुनाव में स्कोर कार्ड बता रहा हूं। 2 दिन में 4, जी हां, 2 दिन में 4 बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी, कांग्रेस से किनारा कर लिया। 2 दिन में 4। और यह सिर्फ 2 दिन में 4 का आंकड़ा नहीं है। बीते करीब करीब 100 दिनों में कांग्रेस के 40 बड़े नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं, कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं। और इसीलिए आज दो टूक में आज का मेरी चर्चा का विषय यही है, दौड़ो दौड़ो कांग्रेस छोड़ो। क्यों ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस छोड़ने की होड़ लगी है? कुछ तो कारण है। लगातार जिस तरह से कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि कांग्रेस के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, कुछ ना कुछ दिक्कत तो है। वरना 2 दिन के अंदर 4 बड़े नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व सांसद और साथ साथ एक ऐसे बॉक्सर जो कांग्रेस के लिए कह सकते हैं कि एक बड़े कैच थे, जो कांग्रेस के लिए लगातार हर जगह जाकर बॉक्सिंग करते थे। और एक बॉक्सर थे, दूसरे जो है जो टेलीविजन चैनल्स में, टेलीविजन डिबेट्स में कांग्रेस के लिए बॉक्सिंग करने वाले लोग थे। मुझे लगता है कि इस वक्त अगर कांग्रेस पर आप नजर डालेंगे तो कांग्रेस में रोहन गुप्ता, जिन्होंने कुछ समय पहले कांग्रेस को छोड़ा, और उससे पहले और उसके बाद अगर आज बात करें तो आज गौरव वल्लभ और संजय निरुपम, ये 3 बड़े नाम हैं जो टेलीविजन चैनल्स में एक तरह से कांग्रेस का पक्ष बहुत प्रखरता से रखते थे। लेकिन जो लोग कांग्रेस के लिए बैटिंग करते थे, आज वो कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस इस गड़बड़ को समझने के लिए तैयार है या नहीं है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले 2 दिन में जो 4 विकेट गिरे, जरा सुनिए उन नेताओं ने क्या कुछ कहा जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। सुनिए जरा। दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा। वक्त ये सख्त है थोड़ा थोड़ा। जी हाँ, बिल्कुल। मैं पहले भी कहते जो गलत को, मैंने अभी स्टेज पे बताया कि मैं गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा। और मैं चाहूँगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल होकर बहुत सारे खिलाड़ियों का भला करूँ। लगातार कांग्रेस पार्टी से, अपोजिशन से नेता छोड़कर बीजेपी में आ रहे थे, तो उसमें क्या कमी आपको लग रही है? जी, वो तो कांग्रेस वाले बताएंगे। मैं तो अभी बीजेपी में शामिल हो गया, तो बीजेपी का हो गया हूँ, तो वो लोग बताएंगे क्या कमी है इसमें। आप आगे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीजेपी से, मोदी सरकार से? नहीं जी, हम देश सेवा करना चाहते हैं डॉक्टर साहब। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। आप चौंक जाएंगे सुनकर के। तो जो 5 पावर सेंटर है, उसमें सबसे पहले तो परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है। उनके आसपास भी एक कोठरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोठरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। मेरा दृष्टिकोण शुरू से ये रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले, और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। और मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। राजनीतिक पार्टियां आइडियोलॉजीज पर आधारित होती है, और जो आइडियोलॉजीज पर मैं ये सोच के कांग्रेस पार्टी, जिस आइडियोलॉजी को सोच के मैंने ज्वाइन किया था कि नए आइडियाज का, इंटेलेक्चुअल आइडियाज का, नए सोच का वहां पर सम्मान होगा, पर नए सोच का, नए आइडियाज का, नए लोगों को सम्मान छोड़ के
क्रश करने की प्रक्रिया भारत को आगे नहीं ले जा सकती। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। खत्म, टाटा, गया, बाय बाय, खत्म। यह कांग्रेस की कहानी हो गई है जो खुद राहुल गांधी ने कुछ साल पहले या शायद कुछ महीने पहले मंच पे खड़े होकर कही थी। आखिर क्या वजह है, कांग्रेस में क्यों होड़ लगी है, कांग्रेस में क्यों दौड़ लगी है, क्यों लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस गड़बड़ को समझने के लिए तैयार है, या फिर कांग्रेस सनातन पर, हिंदुत्व पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और साथ साथ देश के कुछ उद्योगपतियों पर लगातार प्रहार करने में ही अपना भला समझ रहा है? इन सब पर चर्चा होगी आज। और मेरे साथ आज जो मेहमान है, ये परिचय करवा दूं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। प्रेम शुक्ला जी वो स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ ऋषि शंकर मिश्रा जुड़ चुके हैं। ऋषि शंकर मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ जिगर दोषी जुड़े हैं, वो भी एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और चुनाव स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं, और कांग्रेस के लिए चुनाव स्ट्रैटेजी बना रहे थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया, कांग्रेस में जो कुछ चल रहा था। और मेरे साथ स्टूडियो में रमनीश वत्स जुड़े हैं। बहुत जल्द मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ेंगे। लेकिन इस डिबेट की शुरुआत मैं जिगर दोषी आपसे ही करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कांग्रेस की रणनीति जो है आपने बनाने की भी कोशिश की थी, कांग्रेस की गाड़ी पटरी पर लाने की भी कोशिश की थी, लेकिन आप कांग्रेस को छोड़कर खुद पटरी से उतर गए। क्या वजह है? आपको लगता है क्या कांग्रेस में हो क्या रहा है? आप सोचिए, 4 दिन में 2 प्रखर प्रवक्ता आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता छोड़ रहे हैं। हाँ, इसके पहले जो है हमने देखा रोहन गुप्ता ने, आपके गुजरात से ही रोहन गुप्ता, उन्होंने छोड़ा। और साथ साथ जो है 40 नेता 100 दिन में कांग्रेस छोड़ चुके हैं, जिनमें बड़े बड़े नाम हैं। आखिर कुछ तो वजह होगी। बिल्कुल। नमस्कार अशोक जी। नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल। देखिए, एक कहावत है, हमने हमेशा सुनी है कि पूरे गुलिस्तान को बर्बाद करने के लिए एक उल्लू काफी होता है। यहाँ पर तो हर शाख पर उल्लू बैठा हुआ है। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई सांप्रत कोई बात इस पर फिट बैठती होगी। आप देखिए, अगर अलग अलग उनके नेताओं के स्टेटमेंट से अगर शुरुआत करें, जैसे अभी संजय निरुपम जी का स्टेटमेंट आपने बताया कि 5 पावर सेंटर है, बिल्कुल बखूबी है। मैं तो कहता हूं 5 नहीं, शायद 10 पावर सेंटर है, और हर राज्य में गुटबाजी इस हद तक हावी है कि हर नेता का अपना अलग एक गुट चल रहा है। अगर हम उसको शुरुआत से देखें तो सबसे पहला जो इश्यू है वो है लीडरशिप का। लीडरशिप कौन करेगा, कितने समय तक करेगा, अगर वो फेल हो रहे हैं तो आगे उसकी अगुवाई कौन करेगा, नए लीडर्स को आगे कौन लाएगा, उसके साथ साथ में नए नए आइडियाज और स्ट्रेटेजी का इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा। ये सारी बातों पर कांग्रेस में कहीं कोई सुनवाई कभी नहीं होती, जो मैंने अपने 4-1 महीने के कार्यकाल के दौरान देखा, केवल 4-4.5 महीने। पर उसमें भगवान की दया से और राम भगवान की दया से मुझे समझ आ गया कि नहीं, यहाँ पे ये मेरे ख्याल से ये मेहनत जो भी कर रहे हैं वो भी बेकार है और भगवान के विरुद्ध काम करने वाली बात है। तो मैंने वहीं किनारा कर लिया। दूसरी अगर बात आप देखें तो सबसे बड़ी एक चीज हमेशा उभर कर आती है, वो है विचारधारा। विचारधारा की जब भी बात आती है, हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला अगर कोई पक्ष है तो बिल्कुल हमेशा कांग्रेस ने वो किया है, वो हमने देखा है, कई बार देखा है। उससे ज्यादा मैं हमेशा एक चीज अपनी डिबेट में हर जगह कहता हूं कि तुष्टीकरण से भी ज्यादा अगर किसी माइनॉरिटी समाज को, माइनॉरिटी पूरे संप्रदाय को किसी ने नुकसान किया है, वो कांग्रेस ने किया है। अगर 60 साल के अंदर वो माइनॉरिटी समाज से, माइनॉरिटी से अगर वो 10 बड़े उद्योगपति नहीं बना पाए तो उन्होंने माइनॉरिटी के लिए क्या किया? केवल उनको वोट बैंक बना के इस्तेमाल किया। ये बहुत बड़ी बात है। यानी आप कह रहे हैं कांग्रेस में, तीसरी बात, यानी आप कह रहे हैं कांग्रेस में 5 नहीं बल्कि इससे ज्यादा पावर सेंटर हैं, और कांग्रेस में नेतृत्व जो है, कोई नेतृत्व एक नहीं है। और साथ साथ जो है एक और बड़ी बात है कि वहां पे परिवार तो है पर विचार नहीं है, विचारधारा नहीं है। परिवारवाद जरूर है, विचारधारा नहीं है। मैं आपके पास लौटूंगा और आपने जो और कारण बताया वो भी, और ये भी जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब जब बात होती है कि भाई कांग्रेस में जो है नेतृत्व की बात है, तो क्या कांग्रेस में राहुल गांधी, कुछ लोग कहते हैं राहुल गांधी को पूरी तरह से कांग्रेस को संभाल लेना चाहिए, क्या ऐसा होगा तो कांग्रेस पटरी पर आएगी? ये तमाम चीजें मैं आपसे पूछूंगा जिगर जी, अभी आपके पास आऊंगा। लेकिन तहसीन पूनावाला जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जरा तहसीन पूनावाला जी और प्रेम शुक्ला जी को जरा लाइए आमने सामने, क्योंकि आज जो है दोनों से भी चर्चा हो। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो भगदड़ है भाई, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इसलिए मची है कि भाई उनको टिकट नहीं मिला। फिर एक तर्क ये दिया जाता है, कई लोग ऐसे हैं जिनके जो है कुछ खाते, कुछ उनके बैंक डिटेल्स, कोई उनकी गड़बड़ियां
वो सब उसकी फाइलें आपने बना रखी है और आप चुनाव के मौके पर उन फाइलों को दिखाते हैं और उसके बाद कहते हैं आ जाओ और उसके बाद वो आपके पास भागे चले आते हैं। तो सच क्या है, थोड़ा सा बताइए। इसमें से जो आपने 40 नेता गिनाए उसमें क्या सारे भ्रष्ट लोग हैं, सारे डरे हुए लोग थे? तो कांग्रेस क्या भ्रष्टाचारियों का अड्डा है? क्या काजल की कोठरी है? क्या कीचड़ का तालाब है? ऐसा तो नहीं है ना। और अगर ऐसा है तो फिर तो कांग्रेस के लिए घातक ही कीचड़ का तालाब है। उसमें जो है सारे मैले लोग हैं, सारे कलंकित हैं। जो लोग आए हैं, अभी गौरव वल्लभ के खिलाफ क्या कौन सा प्रवर्तन निदेशालय की नोटिस थी? ये आयकर का कोई उनके खिलाफ जो है जांच चल रही थी। संजय निरुपम के खिलाफ कौन सी जांच चल रही थी? अब जो भी आ रहा है, जिस तरह से वो सनातन की बात कर रहा है, जो कांग्रेस से बाहर जा रहा है वो सनातन की बात कर रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्ण के खिलाफ कौन सी जांच थी? किस एजेंसी ने आचार्य प्रमोद कृष्ण के खिलाफ कार्रवाई की थी? आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कौन सी कांग्रेस विरोधी गतिविधि की थी? आचार्य प्रमोद कृष्ण का एकमेव दोष कांग्रेस की दृष्टि में यही था कि उनको राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला और वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में संत होने के नाते चले गए, इसलिए उनको पार्टी से निकाल दिया गया। अब आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कह रहे थे वही गौरव वल्लभ कह रहे हैं, वही बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान अनिल शर्मा कह रहे हैं, वही बात श्रीमान संजय निरुपम कह रहे हैं। तो अंदरूनी क्या है ये कांग्रेस ने स्पष्टता से बताना चाहिए कि इनका ये अंदरूनी मामला था। नहीं, जब जो बाहर दिखाई दे रहा है वो तो यही है कि सनातन का लगातार कांग्रेस में विरोध प्रेम जी इस कारण है। प्रेम जी जब आप कहते हैं कि सभी एक बात कह रहे हैं तो कहीं ये स्क्रिप्ट आपके द्वारा लिखी तो नहीं है? बीजेपी ने कहीं स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी है? सवाल है क्योंकि सभी अगर एक स्क्रिप्ट चल रही है वो स्क्रिप्ट आपको सूट करती है। नहीं, मुझे आचार्य प्रमोद कृष्णन जो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में उनको 2014 से सुन रहा था। अचानक क्या हो गया कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे ही श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाते हैं उसके बाद उनको निकाल दिया जाता है? स्क्रिप्ट भाजपा ने लिखी उनको निकाले जाने की? आप मुझे कृपा करके बताइए। आज श्री अनिल शर्मा ने जो कहा, अनिल शर्मा ने कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी जब मदर टेरेसा को सेंटहुड प्रदान किया जाता है तो कांग्रेस की प्रतिनिधि वहां विशेष तौर पर भेजती हैं, और जब श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होता है तो उसका बहिष्कार लिखित में किया जाता है। अब ये अनिल शर्मा को स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी ने लिख के दिया। मदर टेरेसा के यहाँ कार्यक्रम में श्रीमती सोनिया गांधी को प्रतिनिधि भेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बाध्य किया था, और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बहिष्कार करने का की मंत्रणा भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को दी थी। ऐसी राय है कांग्रेस के लोगों की। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, समझने की कोशिश करूंगा आपके हिसाब से क्या हो रहा है, लेकिन पहले तहसीन पूनावाला से समझता हूं क्योंकि तहसीन पूनावाला कांग्रेस के राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन कांग्रेस के अंदर की जो राजनीति है और कांग्रेस में जो कह सकते हैं जो करीबी लोग हैं, शीर्ष नेतृत्व है, उनको काफी करीब से उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं तहसीन आपसे जानना चाहूंगा। तहसीन, इससे पहले कि इन सब मुद्दों पर आऊं जो अभी प्रेम जी ने उठाए, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं सेकुलरिज्म को लेकर या स्यूडो सेकुलरिज्म को लेकर, लेकिन मेरा पहला शुरुआत में आपसे जानना चाहता हूं कि एक बड़ा पॉपुलर सीरियल है और उस सीरियल का डायलॉग है, दया कुछ तो गड़बड़ है, और उसके बाद दया जो है उठता है और दरवाजा जो है पैर से मार के तोड़ देता है। बड़ा पॉपुलर सीरियल है। तो अभी भी जो है कुछ कुछ वो सीरियल की स्क्रिप्ट मुझे याद आ रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि सारे दया जो है कांग्रेस का दरवाजा तोड़ तोड़ के भाग रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। दया क्या गड़बड़ है, समझ पाए आप? बिल्कुल समझ गया अशोक जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं भाजपा को प्रेम शुक्ला जी जो उनके प्रतिनिधि उनके माध्यम से थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये जो 2024 का चुनाव हो रहा है अशोक जी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कांग्रेस राहुल गांधी वर्सेस कांग्रेस नरेंद्र मोदी हो गया है। अब आप देखिए, इन्होंने वादा किया था हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, बीजेपी कांग्रेस युक्त बीजेपी कर दिया। अब गौरव भाई जाए या जो भी जाए, हमारे जो भी मित्र वहां जा रहे हैं, उन्होंने क्या बोला है हमें तो पता है, हमारे साथ बैठकर ही बोला है इनकी बुराई की, वहां जाकर बनेंगे अपना ही भाई बन रहा है, हम खुश है, कांग्रेस वाले ही बन रहे। मुझे तो इस बात का बुरा लग रहा। अभी देखिए, मैं प्रेम भाई की बहुत मैं इज्जत करता हूँ, अभी बढ़िया प्रवक्ता है, इतना अच्छा रिसर्च करता है, ये मदर टेरेसा वाला इतना बढ़िया पॉइंट निकाला, मैं उसका गूगल करवाता हूँ इसका वो इतना, ये क्यों नहीं जा रहे पार्लियामेंट, अब जाएंगे गौरव भाई। ये देखिए, ये जो बीजेपी ने एक्चुअल कार्यकर्ता, प्रेम भाई एक्चुअल कार्यकर्ता है भाजपा के, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए, संस्कृति से जुड़े हुए। अभी आप बोल दो तो श्लोक बोल देंगे, वेदा की इनको जानकारी, इनका मेरा अनबन होता है लेकिन इनका रिस्पेक्ट करता हूं।
जाएंगे कौन? गौरव भाई। जाएंगे कौन? जो हमारे वहां से आ रहे हैं। तो अपने ही भाई जा रहे तो खुश है। ये बीजेपी हो गई कांग्रेस वाले, करने वाले थे कांग्रेस, तो उसमें मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन जो हाँ, तहसीन जी ये ठीक है आपने कहा, और ये सवाल आपका वैलिड है कि बीजेपी में क्या लोगों को ऐसा लगता है कि भाई कांग्रेस के लोग सवाल, वो विषय आपका सही है, लेकिन आपने पूरा चालाकी से विषय घुमा दिया। और मुझे याद आया बहुत समय पहले जब कांग्रेस से कुछ बड़े बड़े नेता छोड़कर जा रहे थे, तो फिर एक बड़े नेता, और शायद अगर गलत नहीं हो तो राहुल गांधी ने कहा था कि ये तो कूड़ा कचरा जा रहा है, सफाई हो रही है, कूड़ा कचरा जा रहा है। तो अगर आप अपने घर में जो है जितने नेता हैं उनको आपको लगता है कि वो करप्ट हैं जैसा प्रेम जी ने कहा, या आपको लगता है कूड़ा कचरा है जा रहा है, या आपको लगता है तो हमारे साथ बैठ करके जो है बीजेपी के ऊपर मजाक उड़ाते थे, बीजेपी की बुराई करते थे, आज बीजेपी में जा रहे हैं, अगर ये सोचकर आप खुश हैं तो मुझे लगता है कि फिर ये कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरुआत होने की, जो काम नरेंद्र मोदी ने कहा था, मुझे लगता है कांग्रेस खुद उतारू है कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। ये बात से मैं आपकी एग्री करता हूं अशोक जी, और क्या है आपके शो पे मैं कुछ गलत बोले या पॉलिटिकल बातें करूं, आप मुझे बुलाते भी इसलिए कि मैं अपनी बातें रखता हूं। तो नहीं, ये ऐसा नहीं है कि सब लोग डर से जाते। बीजेपी में जाने के 3 कारण है, FFF, ट्रिपल F कारण। एक है फियर, वो है, एक है कि हमें देखना है फॉर्चून, और एक है फ्यूचर। तो फ्यूचर देख रहे, कुछ फियर के लिए जाते, पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। ऐसा नहीं, हाँ, तो अलग अलग कारण से जाते। अब ये सही है कि अब आचार्य जी पे क्या केस था? कोई केस नहीं था, तो अलग अलग रीजन से जाते। ऐसा नहीं कि सब फियर, लेकिन हाँ, जैसे कल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई, जो 25 में से 23 लोग थे उनका केस बन गया, तो कुछ फियर है, कुछ फ्यूचर है, तो अलग कारण होते जाने। तो एक बड़ा कारण यानी हाँ प्रेम जी, मैं एक मिनट आ रहा हूं, यानी एक बड़ा कारण यह है कि जो जा रहे हैं, और मोटे तौर पर कांग्रेस में लोगों को फ्यूचर दिखता नहीं है, कि अब कांग्रेस में लोगों को लगता है कि भाई 5 साल 10 साल तो हम विपक्ष में बैठे हैं, अगले 5 साल भी विपक्ष में बैठ रहे हैं, और बीजेपी जिस तरह से चल रही है वो तो कहती है कि भैया अगले 2047 तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी प्लानिंग करके चल रहे हैं। तो कांग्रेस में जो नेता उनको फ्यूचर नजर नहीं आता कि भाई फ्यूचर नहीं है, तो इसलिए वो छोड़ रहे हैं। तो ये बात आप स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस में फ्यूचर नहीं है? तहसीन जी। जी सॉरी मेरा वॉल्यूम चला गया है। अच्छा, नहीं मैं ये पूछ रहा हूं, इसका मतलब आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस में फ्यूचर नहीं है अब, इसलिए लोग छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा, तो ओके प्रेम जी रिस्पॉन्ड करें, उन्होंने एक बात की थी, मैं फिर आपके पास आता हूं, रुकिए। प्रेम जी, उन्होंने कहा भाई ये, और ये बात तो है, देखिए कि भाई अगर कांग्रेस के सारे लोग आपके यहां आ जाएंगे तो फिर बीजेपी के कार्यकर्ता क्या दरी उठाएंगे? वो सिर्फ कुर्सियां लगाएंगे। सब कांग्रेस के लोग ही अगर बीजेपी में आएंगे और उसके बाद सत्ता की मलाई खाएंगे, अपना फ्यूचर बनाने आएंगे, तो पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता कहां जाएंगे? पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत स्थान है, और जो बाहर से आ रहे हैं उनका समायोजन करने की क्षमता भी भारतीय जनता पार्टी में है। जब किसी पार्टी का विस्तार होता है तो उसका जो है जनता में भी विस्तार होता है, उसका सांगठनिक विस्तार होता है, और सत्ता में भी उसका विस्तार होता है। अब हमारे पास असम में लोग आए तो हमारा असम में सरकार भी आई, सर्बानंद सोनोवाल भी किसी अन्य दल से आए और हिमंता बिस्वा शर्मा भी किसी अन्य दल से आए, हमारा विस्तार हुआ। उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत सारे विधायक दूसरे दलों से आए, हमारा उत्तर प्रदेश में विस्तार हुआ। हमारा कार्यकर्ता भी जो है उस समायोजन का लाभ पाता है, और जो हमारे साथ हमारे विचार दर्शन को स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी में आते हैं वो भी हमारे बराबर के कार्यकर्ता है, उनको भी समुचित स्थान मिलता है। दूसरा एक उन्होंने मुद्दा इंडियन एक्सप्रेस को कोट किया। इंडियन एक्सप्रेस की कल की जो स्टोरी है उसमें जो लोग भी हैं उसी स्टोरी को ठीक से पढ़ लीजिए। श्रीमान अजीत पवार, पहला उदाहरण आपको देता हूं, श्रीमान अजीत पवार पर मुकदमा कैसे कायम हुआ? हाई कोर्ट के आदेश पर कायम हुआ 2019 में। किसकी सरकार थी? उद्धव ठाकरे की सरकार थी। उनके ऊपर क्लोजर रिपोर्ट कब लगी? 2021 में। किसकी सरकार थी? वो उद्धव ठाकरे की सरकार में डिप्टी सीएम थे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या मदद की उनकी? उसमें जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो है इंटरवेंशन मांगा, और इंटरवेंशन 2024 में भी मांगा है, सेकंड क्लोजर रिपोर्ट पे भी, तो कोई मदद नहीं हुई। प्रताप सरनाइक, उन पर केस जो है 2017 में हुई, तब उद्धव ठाकरे सरकार में हिस्सेदार थे भारतीय जनता पार्टी के साथ। उन पर 2021 में क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई, उद्धव ठाकरे की सरकार तब थी, और प्रताप सरनाइक उद्धव ठाकरे के साथ थे, और उद्धव ठाकरे के लिए विशेष कारों की गिफ्ट दे रहे थे वो। उनका क्लोजर रिपोर्ट 2021 का है। प्रफुल्ल पटेल की बात है, आप एफआईआर बता दीजिए कौन सा, और एफआईआर में कहा उनका नाम था, तो कौन सी क्लोजर रिपोर्ट, कौन सा उनको मदद पहुंचा दी गई? ठीक है, आपको प्रफुल्ल पटेल का, आपको जो है इसी तरह से मैं सारे उदाहरण आप जितना चाहें
श्रीमान शुभेंदु अधिकारी का मामला है, उन पर कौन सा एफआईआर था भाई? और जो शारदा नारदा में जो प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन था वो लोकसभा अध्यक्ष के पास पेंडिंग है। लोकसभा अध्यक्ष क्या सरकार के इशारे पर काम करते हैं? ये संवैधानिक व्यवस्था है। हिमंता बिश्वा शर्मा 2014 में रेड हुई उनके खिलाफ, जब कांग्रेस की सरकार थी, और उनके खिलाफ कौन सी एफआईआर पेंडिंग है ये मुझे बता दे। कहां केस थी, कौन सी केस थी, ये भी मुझे बता दिया जाए। तो किसी भी केस में एक भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी भी एजेंसी द्वारा, वही स्टोरी ठीक से पढ़ लीजिए आप अशोक जी, ठीक है, किसी को भी कोई भी केस में एजेंसी की तरफ से राहत देने का कार्य नहीं हुआ है। स्टोरी उसमें कुछ झोल है, लेकिन कुछ चीजों पर डिबेट अभी लंबी चल सकती है। एक भी केस में नहीं, लेकिन मोटे तौर पर सवाल यह कि सिर्फ ये कारण नहीं हो सकता ना कि, और फिर कह रहा हूं, अगर विजेंद्र कांग्रेस छोड़ रहे हैं, जो सोनिया, जो राहुल गांधी और प्रियंका के बड़े करीब थे, अगर अशोक जी 10 सेकंड और, ज्योतिरादित्य सिंधिया पे कौन सी केस थी? हाँ एग्जैक्टली। आरपीएन सिंह पे कौन सी केस थी? ठीक है। जितिन प्रसाद पे कौन सी केस थी? रवनीत बिट्टू पे कौन सा केस है? मुझे नहीं मालूम परिणीत कौर पे कौन सा केस है, और आज जिन लोगों ने छोड़ा उन पर भी मुझे कोई, तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये ईडी की बहस तो लंबी चल सकती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, क्या कांग्रेस जो है कुछ आत्मचिंतन करने को तैयार है कि कांग्रेस में क्यों हो रहा है? तो ऐसे रिस्पॉन्ड कीजिए। लेकिन मेरा सवाल यह भी था, जैसे आपने पहले कहा कि क्या कांग्रेस में अब भविष्य नहीं दिखता, लोगों को, जनता को नहीं दिखता, और इसके साथ साथ कांग्रेस में जो नेता हैं उनको भी कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं दिखता। तो जहां भविष्य नहीं है वहां पर क्यों रहना? मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे दो, प्रेम जी को थोड़ा सा फैक्चुअली करेक्ट भी कर दूं। ये बात भी सही है कि कुछ लोगों को लगता होगा कि भविष्य नहीं, ये बात 100% सही है। जिगर भाई है आपके शो के ऊपर, और मेरी इनसे बातचीत भी हुई, इन्होंने भी कोशिश की कांग्रेस में। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको लगता होगा कि अभी हम संघर्ष और नहीं कर सकते या फ्यूचर नहीं है, और वो ठीक है, वो राजनीतिक दल में होना वो ठीक भी है। लेकिन कांग्रेस को भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है, और मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि टैलेंटेड लोग हमारे वहां से क्यों छोड़ रहे हैं। जैसे आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का उदाहरण दिया, तो मेरे हिसाब से वो नहीं जाना चाहिए थे, और हिमंता बिस्वा शर्मा नहीं जाना चाहिए थे। ये अच्छे लोग हैं, ये टैलेंटेड लोग हैं, तो इनको नहीं छोड़कर जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं संगठन को भी देखना चाहिए कि क्यों अच्छे लोग छोड़कर जा रहे। तो जब तक संगठन अपने आप में आत्मचिंतन नहीं करेगी तो संगठन भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो मुझे लगता है ये जरूरी है। दूसरी चीज, कांग्रेस देखिए, एक है कि बीजेपी का एक एडवांटेज है कि उनके साथ आरएसएस होने के कारण चाहे जो भी आ जाए वो एक आइडियोलॉजिकल जो उनका स्टैंड है उस पर वो कहते कि हमारा फाइनल स्टैंड है। कांग्रेस की दिक्कत में अभी वो आर्टिकुलेट नहीं हो रहा है, सिर्फ राहुल गांधी छोड़ के बाकी आर्टिकुलेट नहीं हो रहा है। तो कांग्रेस को एक विजन और एक आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ना बहुत यानी मैं इसको साधारण शब्दों में कहूं तो एक तरफ विचार है, एक तरफ परिवार है, क्योंकि एक तरफ आपने आरएसएस की बात की, आरएसएस एक आइडियोलॉजी को लेकर चलती है, और एक तरफ परिवार है। कांग्रेस जो है परिवार छोड़कर सिर्फ आइडियोलॉजी छोड़कर सिर्फ परिवार पे जा रही है। यही बात संजय निरुपम ने कही ना, यही बात संजय निरुपम ने कही। नहीं, मैं उल्टा कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो भी आइडियोलॉजी आप उससे इत्तेफाक रखो या ना करो, जिसमें आरएसएस के आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन सिवाय राहुल गांधी जो एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी कांग्रेस में वो नहीं दिख रही है। नहीं, तहसीन जी एक मिनट, मैं यहाँ पर एक काउंटर क्वेश्चन है। राहुल गांधी कौन सी आइडियोलॉजी लेकर लड़ रहे हैं? यही तो सबसे बड़ा विचार है। क्या हिंदुत्व को गाली देना, सुनिए मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का, क्या हिंदुत्व को गाली देना, सनातन को लेकर ये कहना, एक भारत के स्वतंत्र वीर सावरकर को जो है माफी वीर कहना, लगातार इस तरह की बात करना, लगातार देश के, आज तो गौरव वल्लभ ने कहा ना, जो कि अर्थशास्त्री में है, उन्होंने कहा कि देश के जो वेल्थ क्रिएटर है लगातार उनको गाली देना, इस तरह से जो, तो आइडियोलॉजी क्या है? आप ये कहना कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, भारत में लोकतंत्र, आप ये कहना कि संविधान बचाने की लड़ाई है। ये कौन, इस आइडियोलॉजी को कौन नहीं समझ रहा भाई? ये सब जो है फेक नैरेटिव है इन सब आइडियोलॉजी में, और वो आइडियोलॉजी जो आज देश क्या दुनिया में आउटडेटेड है, आप उसी आइडियोलॉजी को पकड़ के बैठे हैं। देश बदल गया, आप बदलने के तैयार नहीं, तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। हाँ, इससे मैं ये बात में मैं आपसे एग्री करता हूं अनफॉर्चुनेटली, कि जो लेफ्ट वाले अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस, हमें करना पड़ रहा है एग्री, मैं पर लेफ्ट वाले काफी हावी है कांग्रेस है। कांग्रेस को इस पे सोचना चाहिए कि जो लेफ्ट वाले हैं वो इस पार्टी को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा रहे। लेफ्ट आइडियोलॉजी समाप्त हो गई। जब मैं राहुल गांधी की आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, वो एक अलग आइडियोलॉजी, और वही दिक्कत है कि जब मैं राहुल गांधी की बात किया, आपने जो मुद्दे उठाए बिल्कुल वाजिब मुद्दे उठाए, बट वो आर्टिकुलेशन उनके हिसाब से मुझे लगा वो सही नहीं हुआ। उनको जो बात करनी चाहिए डेवलपमेंट के ऊपर, उनको जो बात करनी चाहिए प्रोग्रेस के ऊपर,
मेल न्यूट्रिशन के ऊपर, जो एक्चुअली इस मुल्क के मुद्दे हैं बेरोजगारी के ऊपर, वो सामने नहीं आ रहे। तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को आर्टिकुलेशन में भी दिक्कत आ रही है। लेकिन जो आपका वापस उस सवाल पे आते हैं कि क्यों लोग छोड़ रहे हैं, लोग इसलिए भी छोड़ रहे कि उनको लग रहा है कि नियर फ्यूचर में शायद भविष्य नहीं है, सत्ता में नहीं आएगी पार्टी, शायद ये भी कारण हो सकता है। ये बहुत सारे कारण है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस एक जमीन पर हवा बदल गई है। जमीन पर जो है भाजपा के जो समर्थक है वो भी नाराज है, जो एक्चुअल भाजपा का कार्यकर्ता है। और मैं जितने लोगों से मिल रहा हूं, सोचे यार जिनको जैसे अभी महाराष्ट्र में बात हुआ, अशोक चौहान और अजीत पवार जी को लेने की क्या जरूरत थी जब आप 400 पार कर रहे हो। कल की बात है, कल रात को मुझे लोग डिनर पे कह रहे थे, जो बीजेपी के वोटर्स थे, कह रहे इस बार हम बीजेपी को वोट नहीं कर रहे। जिस अजीत पवार को चक्की पिसाने आते हैं, 10 सेकंड होगा। अभी आप कुछ भी टेक्निकल डिफेंस कह लो, हेमंता बिस्वा शर्मा पे व्हाइट पेपर निकाला भाजपा ने, आरोपी बनाया भाजपा की सीबीआई ने, सीबीआई रीड हुआ जब भाजपा थी, फिर उसको अपने अप्रूवर बना दिया। देवेंद्र फडणवीस, बात समाप्त करो, उसको फैक्ट चेक करना था। देवेंद्र फडणवीस सुनिए, मैं आज देखिए 10 सेकंड में आपकी बात समाप्त करता हूं। देवेंद्र फडणवीस कहते थे महाराष्ट्र के अंदर हम एबीसी ऑफ करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। ए फॉर आदर्श का अशोक चौहान, बी फॉर बारामती का अजीत पवार, सी फॉर छगन भुजबल और तहसीन जी आपकी इन सारी बातों से सहमत हूं। तहसीन जी मैं आपकी इन सारी बातों से सहमत हूं, और मैंने खुद जो है सोशल मीडिया पर अपने लिखा कि आज जो अशोक चौहान जो है आदर्श व्यक्ति, मैं लेकिन सारी चीजें, लेकिन मैं आज के मुद्दे पर फिर लौटा, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं इस मुद्दे पर अभी डिबेट चलती रहेगी। ईडी को लेकर इस देश में अभी लंबी डिबेट चल रही लगातार। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो कांग्रेस की सिचुएशन, और आपने कहा कि भाई बीजेपी की भी हालत है, ये भी ठीक है, बीजेपी के कई सांसद छोड़कर जा रहे हैं, जो जिनको टिकट नहीं मिल रहा वो भी है, ऐसा भी है, तो इससे मुझे ऐतराज नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह के मैं ब्रेक लूंगा, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा। जो आपने इंपॉर्टेंट एक बात कही ना कि जो है डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए। मैं आपको एक फर्क समझाता हूं, दर्शकों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। ड्रोन एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्नोलॉजी आई है ड्रोन, आप जानते हैं आजकल तो उसको लोग शादी में, गली मोहल्लों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रोन दीदी बनाने की बात करते हैं। वो कहते हैं गांव में मैं ड्रोन दीदी बनाऊंगा, लखपति दीदी बनाऊंगा, और वो ड्रोन दीदी क्या करेंगी, वो ड्रोन की पायलट होंगी, महिलाएं ड्रोन की पायलट होंगी, और वो ड्रोन का इस्तेमाल कृषि में करेंगी। तो सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच क्या है। और राहुल गांधी वो जाते हैं गांव में, देहात में जाते हैं और कहते हैं कि वो जो ड्रोन है वो आपके घर के ऊपर उड़ाया जा रहा है, और वो ड्रोन दरअसल आपकी जमीन देख रहा है, और एक दिन अडानी आएगा आपकी जमीन ले जाएगा, आपकी जमीन आइडेंटिफाई की जा रही है। तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है, और इससे ज्यादा हास्यास्पद चीज क्या हो सकती है कि एक टेक्नोलॉजी को लेकर के आप जिस तरह से कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी टेक्नोलॉजी को लेकर किस तरह का विजन रखते हैं, और राहुल गांधी टेक्नोलॉजी को लेकर लोगों से डराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बड़ा अंतर है, लेकिन बात तो वही है ना, कांग्रेस में समझने को कौन तैयार है। आऊंगा इस पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of rupees 542 to rupees 570 per equity share of face value rupees 5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the red herring prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। यकीन है खुद पर है नाज, सुनते हो अपने मन की आवाज, कभी शर्मीली तो कभी हो जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूं नारी, यही मेरा अंदाज, हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे प्राउड वोटर कहलाऊंगी, पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। दो टूक आप देख रहे हैं, और दो टूक में कांग्रेस में जिस तरह से भगदड़ मची है उसी पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ तो है गड़बड़, कांग्रेस में क्यों मची है गड़बड़, आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस के 100 दिनों के अंदर कांग्रेस के करीब 40 बड़े नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं, और साथ साथ बीते 2 दिनों में तो 4 नेताओं को इनमें कांग्रेस के कुछ प्रखर प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस छोड़ी है और जो कारण गिनाए हैं वो सब लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन क्या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो इसको स्वीकार करने के लिए तैयार है? इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 5 मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तहसीन पूनावाला जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, जिगर दोषी राजनीतिक विश्लेषक हैं, ऋषि शंकर मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, और रमनीश वत्स हैं मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। ऋषि शंकर मिश्रा, कुछ तो गड़बड़ है, आपको क्या लगता है क्या गड़बड़ है? देखिए अशोक जी, कांग्रेस में इस प्रकार का जो भगदड़ है उसके मूल भावना में आपको जाना होगा, और मैं जहां तक समझता हूं कि कांग्रेस में इस प्रकार का डेवलपमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि शीर्ष लीडरशिप का अपने नेताओं के बीच जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। कम्युनिकेशन पैरालिसिस मैं समझता हूं कि पार्टी में बनी हुई है। मैं आपको ताजा एग्जांपल देता हूं। बिहार के एक नेता पप्पू यादव अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लेती है, वो भी प्रियंका गांधी के कहने के बाद। और जब पप्पू यादव यदि कोई आदमी कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी का मर्ज जो है कांग्रेस में कर रही है तो उसकी आकांक्षा उसकी सोच को पार्टी समझ रही होगी। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, और प्रियंका गांधी के सहमति के बाद रंजीता रंजन प्रियंका गांधी से बात करती है। प्रियंका गांधी के बाद पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय होता है, और उसके बाद उस पप्पू यादव को आज जो है निर्दलीय नॉमिनेशन भरना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन पैरालिसिस पार्टी में है। बिहार प्रदेश कांग्रेस में देखिए वहां के जो अध्यक्ष हैं वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कम लालू यादव के सलाहकार अधिक दिखते हैं। ऋषि जी ये बात ऋषि जी एक मिनट मेरा काउंटर क्वेश्चन, ऋषि जी मेरा काउंटर क्वेश्चन, जो आप बात कह रहे हैं ये बात समझ में आ रही, क्योंकि ये बात बार बार बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। विजेंद्र ने बॉक्सर विजेंद्र वो तो उनको वो टिकट की दौड़ में नहीं थी, उनके पीछे ऐसा कुछ नहीं कि कोई एजेंसी लगी हुई है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यहां पर कोई सुनता ही नहीं, किसी से कोई बात ही नहीं होती, कोई चर्चा ही नहीं करता, कोई बुलाता ही नहीं है, क्या करना चाहते कोई आइडिया लेने को तैयार नहीं। लेकिन मेरा सवाल है, तो ये तो बात दिख रही है कांग्रेस में। पप्पू यादव को तो मैं उनका नाम पप्पू यादव है लेकिन कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो पब्लिक कह रही है पप्पू यादव को पप्पू बना दिया, पप्पू यादव को पप्पू बना दिया कांग्रेस ने। लेकिन बड़ी बात क्या है ना, ये हो क्यों रहा है? क्या राहुल गांधी की एरोगेंस है क्या, कि भाई शीर्ष नेतृत्व की एरोगेंस है कि मैं तो गांधी परिवार से हूं, अरे मैंने जो सोच लिया वही सोच लिया। क्योंकि ऐसा लगता है राहुल गांधी जो सोच लेते हैं उनको लगता है वही सही है, बाकी सब दुनिया गलत है, जो कुछ वो कहते हैं वही सही है, और उसके आगे कोई डिस्कशन नहीं। तो क्या उनकी एरोगेंस भारी पड़ रही है? देखिए अशोक जी, आप लोगों को लग रहा होगा कि कांग्रेस में गांधी परिवार ही सब कुछ है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। जिस व्यक्ति को प्रियंका गांधी के सहमति के बाद एंट्री मिलता है उस व्यक्ति को पार्टी में टिकट नहीं मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष और लालू यादव अरे तो उसके तो कारण है ना, उसके तो कारण है ना। जो सुनिए, संजय निरुपम ने क्या कहा? संजय निरुपम ने क्या कहा? कांग्रेस के अंदर 5 पावर सेंटर है, अब उनको प्रियंका जी लेकर आई, ठीक है ना। अब प्रियंका जी लेकर मालूम नहीं सोनिया जी के जो गैंग, जो सोनिया जी का जो पूरा वो है, उन्होंने कोटरी ने वहां फच्चर फंसाया, या राहुल जी के या फिर उनके जो महासचिव है उनके किसने फच्चर फंसाया कोई नहीं जानता। यही तो दिक्कत है, क्योंकि पावर सेंटर कई सारे हैं। प्रियंका गांधी अकेले थोड़ी कांग्रेस चला रही है। अरे वही आचार्य प्रमोद कृष्णन जो प्रियंका जी के राजनीतिक सलाहकार कहे जाते थे, उनको जो कांग्रेस ने किस तरह से दरकिनार कर दिया वो सबने देखा। अशोक जी, 2019 में जब कांग्रेस हारी और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा कि हमारे जितने बड़े नेता थे अपने पुत्र को चुनाव लड़ाने में लगे हुए थे, 2024 में रिपीट हो रहा है। नहीं, राहुल गांधी यदि पार्टी के सर्वे सर्वा है तो अशोक गहलोत के बेटा वैभव गहलोत क्यों चुनाव लड़ रहा है? बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह इस फिराक में लगे हुए हैं कि कांग्रेस को जो 9 सीटें मिली है उसमें उनके बेटा आकाश का सेटिंग हो जाए।
तो ये डेवलपमेंट जब तक कांग्रेस में होगा, कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़ के जाते रहेंगे। जब राहुल गांधी से कोई नेता मिलना चाहता है तो राहुल गांधी कहते हैं टॉक टू वेणुगोपाल। टॉक टू वेणुगोपाल कौन होते हैं? अब अशोक चौहान वेणुगोपाल से क्यों बात करेंगे? यदि वो राहुल गांधी से बात करना चाहते हैं तो राहुल गांधी कहते हैं टॉक टू वेणुगोपाल, टॉक टू अहमद पटेल। तो जब तक ये परिपाटी रहेगी कांग्रेस को कोई जिंदा नहीं कर सकता है। अब मैं दावे के साथ कहता हूं, बिहार में ऐसे ऐसे नेता है, पूर्णिया कांग्रेस जीत रही थी, बेतिया में कांग्रेस के सशक्त दावेदार है शाश्वत पांडे। मैं दावे के साथ कहता हूं शाश्वत पांडे को टिकट देती है, बेतिया में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार जाएंगे, लेकिन उस बेचारे को टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि कांग्रेस कम्युनिकेशन पैरालिसिस है कांग्रेस में। ओके कम्युनिकेशन पैरालिसिस है, ये तो दिखता है साफ तौर पर। लेकिन रमनीश, एक बात और है, जितने लोग, एक मिनट तहसीन जी, जितने लोग जा रहे हैं वो एक बात और भी कह रहे हैं कि जिस तरह से मेरे राम को कांग्रेस ने अपमान किया, वो कह रहे हैं कि मेरे धर्म के ऊपर लोग आवाज उठाते हैं, सवाल उठाते हैं और राहुल गांधी रिस्पॉन्ड नहीं करते। राहुल गांधी जिस मंच पे रहते हैं उसी मंच पर वो लोग भी रहते हैं जो कहते हैं कि सनातन का समूल नष्ट कर देना चाहिए, जो कहते हैं कि सनातन एड्स है, डेंगू है, मलेरिया है, जो टोटल इरेडिकेशन की बात करते हैं। तो फिर सवाल यह है कि कहीं ना कहीं तो आपकी अंतरात्मा कचोटती है ना, आपको कहीं ना कहीं तो पिंच मारता है कि भाई मैं तो कांग्रेस में आया था, पार्टी में आया था, मैं इसलिए थोड़ी आया था कि मेरे धर्म को लोग गालियां दें। तो क्या यह भी एक बड़ा कारण नहीं है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, धर्म सबसे बड़ा, सबसे ऊपर माना जाता है। उसके बाद देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज का जो दौर है, कांग्रेस तू चल मैं भी आया, चलो अच्छा इस दलदल से निकल पाया, ऐसी सोच हो गई आज कांग्रेस में नेताओं की। जिस तरह के आज कार्यकर्ता और नेता जो छोड़ रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक दौर हुआ करता था, महात्मा गांधी की सोच, उसूल और आदर्शों पे भी चला करती थी कांग्रेस पार्टी। उस समय महात्मा गांधी का नारा हुआ करता था कि भारत माता की जय या वंदे मातरम। सुबह की शुरुआत ही देखा जाए तो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। लेकिन आज के दौर में हम क्या देख रहे हैं कांग्रेस को, कि राम से इनको नफरत होती है। राम मंदिर यदि कोई नौता आ गया आचार्य प्रमोद कृष्ण में तो आप उसको निष्कासित कर देते हैं। सनातन को मिटाने की बात करते हैं, उसके साथ ही आप हो जाते हैं। हिंदुत्व को जो गाली देता है उसको आप गले लगा लेते हैं। तो इस तरह की राहुलवादी जो कांग्रेस है, आज के 12-13 साल में आप जो देख रहे हैं, जिस तरह का कांग्रेस में विघटन और पतन जो हम देख रहे हैं, राहुलवादी कांग्रेस जब से आप देखे सक्रिय हुए हैं 12-13 साल में, आप देखिए कि कांग्रेस की नीति कहां है, वो नीति विहीन हो चुकी है, दृष्टि विहीन हो चुकी है, नेता विहीन हो चुकी है, एजेंडा विहीन हो चुकी है, मुद्दा विहीन हो चुकी है। और ये सारे चीजें जब हो गई है तो आज देखिए 2024 में इनको हम संज्ञा दें तो राहुल गांधी रणछोड़दास भी हो चुके हैं। आप 2024 में ये जो परिणति आप देख रहे हैं, तमाम जो ये नेता, अभी हाल में मैंने देखा कि विजेंद्र सिंह को देखा या संजय निरुपम को हमने देखा, गौरव वल्लभ को हमने देखा, इसके पहले रोहन जी को में हमने देखा। और ये शुरुआत जो हुई है ये लगातार आप देखेंगे, आगे आने वाले समय में अजय माकन को भी देख सकते हैं, सुप्रिया सुनीत को भी आपको देख सकते हैं। आगे आने में तो चूंकि सुप्रिया सुनीत को टिकट नहीं मिला तो वो नाराज चल रही हैं, अजय माकन पहले से ही दुखी हैं। सवाल देखिए आगे क्या होगा, आगे क्या होगा तो मुझे लगता है तहसीन की आवाज म्यूट है, तहसीन की ले लेता हूं। देखिए अशोक जी, एक ऐसा दौर आएगा, पहले तो हुआ करता था ना कि बेटा और माई और बेटी और जमाई यहीं तक थी कांग्रेस पार्टी समाई, लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बेटा और माई। चूंकि रॉबर्ट वाड्रा मुरादाबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं, नहीं एक मिनट रुकिए, मैं अपडेट कर देता हूं, फिर तहसीन के पास जाता हूं। रॉबर्ट वाड्रा ने बाकायदा कैमरे पर यह बोला है, उन्होंने इच्छा जताई है कि अमेठी से, वो कह रहे हैं अमेठी के लोग चाहते हैं। तो जो आप कह रहे हैं बेटा बेटी जमाई सब लोग जो है कांग्रेस पार्टी उसी में समाई, तो वो है। अब रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ पाते नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कांग्रेस में क्योंकि कांग्रेस में 5 लड़ाई थे, क्योंकि कांग्रेस में 5 पावर सेंटर है ना। तो अगर रॉबर्ट वाड्रा जाएंगे तो उनको 5 पावर सेंटर में से कौन टिकट देगा पता नहीं। लेकिन तहसीन आप रिस्पॉन्ड करना, 2019 में उन्होंने तहसीन जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर उनको टिकट नहीं मिला। कौन से वाले पे रिस्पॉन्ड करूं, रॉबर्ट? और सबसे बड़ी बात है तहसीन जी, 10 लगातार कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं, क्या इनको नहीं लगता है कि मुख्य प्रवक्ता बनाना चाहिए? आज देखिए तहसीन जी
लगातार आप कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी दरकिनार कर देती है, ऐसे प्रतिभावान लोगों को दरकिनार कर देती है। इसलिए आप देखिए रमेश एक मिनट रुकिए, रमेश अभी एक मिनट रुकिए। मैं एक जो बात कही आपने, मैं नहीं तहसीन जी को क्या मैं उसकी बात नहीं, लेकिन मैं खुश करने के लिए मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस में तहसीन जैसे लोगों को, मतलब मैं नहीं कह रहा कांग्रेस में क्या, लेकिन कांग्रेस में जो गाली बाई है, जो गाली गलौज करता है, उन प्रवक्ताओं की पूछ होती है। तो कांग्रेस में यही सिचुएशन है, तो फिर क्या करेंगे? तहसीन रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं प्रेम जी आपके पास आता हूं। बड़ा मुद्दा यह है कि कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल इश्यू पर कांग्रेस जो है वो समझ नहीं पा रही कहां जाना है, समझी हुई है, लेकिन आत्महत्या करने पर तुली है क्या? बोलिए तहसीन जी। अच्छा, लेकिन सबसे पहले तो मैं रमेश भाई को साधुवाद देना चाहता हूँ, जो गेम मैंने प्रेम शुक्ला पे किया, प्रेम शुक्ला जी पे किया, इन्होंने मेरे ये चक्कर है ना, सर्कल हो गया ये। बट जोक्स अपार्ट, नहीं, आई थिंक जो दो तीन चीजें जहां तक ऑन अ सीरियस नोट, कि जहां तक वापस वही बात आ रही है कि कांग्रेस को बस अपनी आइडियोलॉजी पर लड़कर आगे हम अभी भविष्य के लिए क्या करें उस पर बात करनी चाहिए। सिर्फ ये कहना कि हमें मोदी जी को हराना है, इससे आप चुनाव नहीं जीतो, ये बात मैंने पहले भी कही। हम भाजपा को हरा के आगे क्या कर सकते हैं, आगे के 10 साल का हमारा प्लान क्या है, उस पर हमें लड़नी चाहिए। और पिछले 10 साल में भाजपा ने क्या अचीव किया, ये पहला बेसिक प्लान है। दूसरी चीज, कम्युनिकेशन को उनको इंप्रूव करना चाहिए। कांग्रेस की कम्युनिकेशन में और इंडिया अलायंस कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत है। अशोक जी, सितंबर में वो मीटिंग हुई, मैं उस दिन आपके साथ शो पे था, उन्होंने एक लिस्ट बनाई, उसमें एंकर्स को बॉयकॉट किया, पता नहीं क्यों दुश्मनी की। वो एक कम्युनिकेशन है इंडिया अलायंस का। उसके बाद सब लोग आगे आपके शो पे, कांग्रेस रहेगी बात, काहे दुश्मनी लिया, किसी को समझ में नहीं आया। और चलो आपका दिल बड़ा है, आप दुश्मनी लेते, काहे किसी को पर्सनल करना, लेकिन उस कम्युनिकेशन बाद कोई कम्युनिकेशन है इंडिया अलायंस का? कुछ नहीं है। सोचो अगर उससे अच्छा हो, उन्होंने वो उस दिन चिट्ठी निकालते कि शशि थरूर जयशंकर के खिलाफ शैडो कैबिनेट हो गए, एक्सटर्नल अफेयर्स, अखिलेश यादव हो गए अमित शाह जी के खिलाफ शैडो होम मिनिस्टर। आप चाहे उनको कोई भी गलतफहमी हो, मैं नहीं कह रहा हूं आप बायस्ड हो, आप मुझे हमेशा मौका दे, कोई भी गलतफहमी हो, आपको डिबेट करनी पड़ती कि नहीं? अखिलेश यादव को आप उतना ही पक्ष देते थे, अमित शाह जी को देते। आप मंच बनाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कांग्रेस वो नहीं कर रही है। तो ये दो तीन कमियां है पार्टी में। और ये बात भी सही है कि लेफ्ट के लोग ने उसको खेल लुका है, जो आचार्य जी कहते हैं बिल्कुल सही करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब पार्टी का बुरा वक्त आए वो छोड़कर जाना चाहिए। ये भी इस चीज से मैं अग्री नहीं करता हूं। ठीक है, आज वक्त खराब है, कल वक्त वापस बदल जाएगा। अच्छा तहसीन जी, एक पर्सनल सवाल पूछूं आपने, क्योंकि आपने बहुत अच्छा, एक बहुत बढ़िया सुझाव 2 मिनट में दे दिया। आपके पास ऐसे सुझावों की खान होगी, तो आप जिन गांधी कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व, जो आप जिनके करीबी हैं, आप वहां पर जाके सब चर्चा नहीं करते? क्या प्रॉब्लम क्या आती है? क्या आपकी बात वो सुनते नहीं, या वही चक्कर है कि एक तो सुनता है लेकिन 5 पावर सेंटर हैं या फिर 10 पावर सेंटर है, तो सवाल है कि अप्रूवल कहां से होगा? क्या बात वहां फंस जाती है क्या? नहीं अशोक जी, एक मिनट उनको रिस्पॉन्ड कर दीजिए प्लीज। हाँ, मैं जेन्युइनली मानता हूं कि गांधी फैमिली बहुत डेमोक्रेटिक है, जेन्युइनली मानता हूं। और कुछ कई बार मैंने बहुत चीजों पे मैं डिसएग्री करता हूं और उसका कोई रेपरकशन नहीं होता, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि जो इर्द गिर्द लोग हैं, अभी एक सज्जन का नाम लिया जा रहा था कि वो भी शायद चले जाएंगे, उस सज्जन ने तो पार्टी को बर्बाद किया है। 2 राज्यों में, जिस राज्य में गया उस पार्टी को बर्बाद किया, अपने राज्य से वो राज्यसभा नहीं जीत सकता है। अब वो चला जाएगा, मतलब क्या रह गया है? उसको क्या नहीं दिया उस सज्जन को? तो ये भी है कि जो लोग पार्टी को बर्बाद करें, देखिए एक नरेंद्र मोदी जी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, भाजपा से हमें हराना है, लेकिन मोदी जी से सीखना चाहिए। मोदी जी के इर्द गिर्द कौन लोग हैं? अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, भूपेंद्र यादव जी, ये पॉलिटिकल लोग हैं। आप इनसे अग्री करो नहीं करो, ये पॉलिटिक्स 24 घंटा करते। जो यहां पर लोग हैं, क्या वो 24 घंटा पॉलिटिक्स करते हैं? हमें सोचना चाहिए। अहमद पटेल जी का नाम लिया गया, अहमद पटेल जी से पहले आपका कोई भी डिफरेंसेस ओपिनियन होगा, एक पॉलिटिकल आदमी थे वो फोन उठा के आपको फोन कर लेंगे और रात को 11 बजे आपको मिल लेंगे, 1 बजे आपको मिल लेंगे। क्या उस तरह का हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं? मुझे याद है एक कांग्रेस के नेता का चुनाव चल रहा था, एमपी राज्यसभा चुनाव, ये लग रहा था कि वो शायद एमपी हार जाएगा, भाजपा के पास एक एक्स्ट्रा वोट है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर कोई और स्टेट का था। अहमद पटेल रात को 2:30 बजे तक जाग रहे थे, पूरा रिजल्ट आ गया, सब कुछ आ गया और जाग रहे थे। जो व्यक्ति था जो मॉनिटर कर रहा था राज्यसभा इलेक्शन, हर एमएलए जिसने वोट किया उसका रिजल्ट देख रहे थे। ये क्या आज हम हो रहा है पार्टी के अंदर? ये चीज देखना होगा। इससे कोई पार्टी का दुश्मन नहीं हो रहा, ये अच्छे फीलिंग से कह रहे हो। सही कह रहे हैं आप, जो कह रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बड़ी बात फिर मैं कह रहा हूं कि ये सब चीजों के बावजूद 1-2 सवाल जो मेरे सामने, मैं आऊंगा उस पर। ऋषि शंकर जी, अच्छा 30 सेकंड में जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं ब्रेक लेकर प्रेम जी और जिगर दोषी जी के पास आऊंगा। जी
म्यूट पर आप सर, आप म्यूट पर है, जल्दी से अनम्यूट करके बोलिए। मैं तहसीन भाई के इस बात से सहमत नहीं हूं कि कोई भी कार्यकर्ता क्या डायरेक्ट राहुल गांधी से बात नहीं कर सकता है, क्या कोई भी कार्यकर्ता डायरेक्ट सोनिया गांधी से बात नहीं कर सकता है। हिमाचल में आपके सामने एग्जाम्पल है कि बीजेपी के एक बागी प्रत्याशी जब खड़े हो जाते हैं तो नरेंद्र मोदी डायरेक्ट उनसे बात करते हैं मनाने के लिए। जब आपके पार्टी के शीर्ष नेता हर दिन पार्टी छोड़ रहे हैं तो क्या राहुल गांधी को उनसे बात नहीं करना चाहिए? संजय निरुपम में कुछ डिफरेंसेस थे, राहुल गांधी के करीबी रहे हैं, राहुल गांधी को नहीं बात करना चाहिए था। मिलिंद देवरा जो पार्टी छोड़ के चले गए, राहुल गांधी के किचन कैबिनेट के हिस्सा थे। ज्योतिराज सिंधिया, तमाम ऐसे नेता हैं जो पार्टी छोड़ के चले गए। ये बात जो आप कह रहे हैं, ये कुछ दिनों से सचिन पायलट को आप रिस्पॉन्स करने लगे हैं। उनके कहने पे कई लोगों को टिकट दिया है, लेकिन संभावना ये भी थी कि सचिन पायलट पार्टी छोड़ के चले जाते। तो सवाल ये होता है कि यदि आप राजनीति करने के लिए बैठे हैं तो कम्युनिकेशन क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल। और आपके आसपास जो लोग ऐसे बैठे हैं जो आपको कम्युनिकेशन नहीं करने देते हैं। मैं मानता हूँ राहुल गांधी अच्छे लोग हैं, हिंदुस्तान में राहुल गांधी जैसे नेताओं की जरूरत है, लेकिन आप यदि अपने कार्यकर्ताओं से सुनिए, आपके उसमें थोड़ा सा विरोधाभास है। मैं क्यों कह रहा हूं, आप कह रहे हैं हिंदुस्तान को राहुल गांधी अच्छे आदमी हैं, हिंदुस्तान को राहुल गांधी जैसे नेताओं की जरूरत है। इसमें विरोधाभास ये है, राहुल गांधी अच्छे व्यक्ति हैं, हो सकते हैं, उसमें मैं कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन अगर अच्छे नेता होते तो आज कांग्रेस की ये सिचुएशन नहीं होती। राहुल गांधी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन राहुल गांधी अच्छे नेता नहीं हैं, यह प्रूव हो चुका है एक बार नहीं बार बार, इसीलिए तो कांग्रेस का संकट है। लेकिन क्या जो बात मैं जिगर जी से कहना चाहता था, क्या राहुल गांधी के पास अगर नेतृत्व चला जाए, क्या राहुल गांधी पूरी तरह से संभाल लें तो क्या कांग्रेस बच जाएगी? जिगर जी। नहीं अशोक जी, मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा होगा तो भी कांग्रेस बच पाएगी, क्योंकि एक किलर इंस्टिंक्ट का अभाव है। आप देखिए, अगर राजनीति में जैसे हम चर्चा कर रहे हैं ना, मोदी जी किस तरीके से जबरदस्त 24 घंटे राजनीति करते हैं। उन्हें पता है कि अगर जीतना है, आंकड़ा लाना है, नंबर्स टू नैरेटिव, नैरेटिव टू नंबर, ये जो मैडनेस होनी चाहिए ना, जनता की सेवा करने के लिए नंबर्स चाहिए, वो नहीं है तो राहुल गांधी जी वो कर भी नहीं सकते। दूसरी एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि पुरानी लेगेसी में पूरा परिवार जी रहा है कि हम ये थे, हम वो थे, वो जमाने चले गए। अभी उनको धरातल पे दौड़ने की जरूरत है, वो भी कोई नहीं दौड़ रहा। और साथ साथ में सारी जो गुटबाजियां चल रही है हर एक राज्यों में, उसके साथ में जितने कार्यकर्ताओं का समूह जुड़ना चाहिए वो भी नहीं जुड़ रहा। चौथा प्रॉब्लम ये भी आ रहा है कि जो भी नेता उनके शीर्षस्थ है वो 30, 40, 50 साल से वहीं के वहीं जमे हुए। सेकंड लीडरशिप कई राज्यों में तैयारी नहीं हुई, गुजरात जैसे राज्यों में तो बिल्कुल बिखर चुकी है, टूट चुकी है। पांचवा मुद्दा ये भी है कि अगर किसी भी पुराने कोई भी कार्यकर्ता को किसी भी नेता से संपर्क करना हो तो कहीं कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती। छठा प्रॉब्लम यह भी है कि परिवारवाद का जब भी मुद्दा आता है सीधा सीधा कांग्रेस पर ही आरोप लगता है। और उनके कार्यकर्ताओं को भी मैं बहुत बखूबी यहाँ पर्सनली जानता हूं, और मैंने ये सुना है बोलते हुए कि क्या सारे सवालों के जवाब केवल राहुल जी के पास ही है और कोई नेता नहीं है कांग्रेस में। मतलब क्या पूरा जगत ज्ञानी एक ही व्यक्ति है। आप 20 साल से आपकी प्रोडक्ट नहीं चल रही तो आप क्यों चला रहे हो? आप कोई कंपनी देख लो, पेप्सी देख लो, कोका कोला देख लो, पार्ले देख लो, कुछ भी देख लो, बाटा देख लो, अगर 20 साल से प्रोडक्ट नहीं चल रही तो क्यों चला रहे हो भाई? नई प्रोडक्ट लाओ। एक कंपनी आपने छोड़ दी, एक कंपनी समझ में आने चाहिए। एक कंपनी आपने छोड़ दी, ज्ञान देने जाएंगे तो वो हमें बाहर का रास्ता दिखाएंगे। उन्हें ज्ञान नहीं चाहिए, उन्हें ये अधूरी करने वाले लोग चाहिए, उन्हें कोई ज्ञानी व्यक्तियों से कोई लेना देना नहीं है। और बिल्कुल उलट मैं अगर भाजपा के कोई भी नेता को फोन करता हूं तो वो सीधा मुझे इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, आप प्रेजेंटेशन भेजिए, मैं आगे भेजता हूं। ये मेरे साथ पिछले एक हफ्ते से हो रहा है। मैंने 4 लोगों को संपर्क किया, वो चारों 4 प्रेजेंटेशन दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। तो मैं ये देख रहा हूं कि उनकी जो स्पीड है वो बिल्कुल साफ दिख रही है। ये बहुत बड़ा फर्क है राहुल गांधी जी के होने से। राजनीति नेता वो बन जाएंगे या चुनाव जीतेंगे, मुझे कोई भविष्य नहीं। मुझे एक ब्रेक लेना, लेकिन मैं सिर्फ ये बीच में इंटरव्यू कर रहा था। आपने कहा कि फलाना कंपनी में चले जाओ, फलाना कंपनी में चले जाओ अगर नेतागिरी नहीं, लेकिन एक कंपनी आप भूल गए, अडानी कंपनी में भी जा सकते हैं। वहां मुझे लगता है वहां के भी दरवाजे जो है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लिए खुले होंगे। कंपनी तो कंपनी है, वेल्थ क्रिएटर है, तो उनके दरवाजे भी खुले होंगे, वहां भी जाया जा सकता है। लेकिन मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। प्रेम जी, सीधा सवाल होगा, आपके नेता भी तो छोड़ रहे हैं, बड़े सारे सांसदों को जिनको टिकट नहीं मिल रही वो सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो सवाल यह है कि क्या ये बराबरी का मैच नहीं हुआ? उधर से भी जा रहे हैं, इधर से भी जा रहे हैं, वो आंकड़े थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं। मैं आऊंगा इस सवाल पर, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of rupees 542 to rupees 570 per equity share of face value rupees 5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the Red Herring Prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी ना? और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना? मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बेटा इस साल का जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट पे डाल देंगे। हर महीने ब्याज का पैसा आता रहेगा। अगर रेगुलर इनकम ही चाहिए तो आप वो पैसे फिक्स्ड इनकम फंड्स में डाल दो। वो क्या होता है? वो एक तरह के म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड से भी कभी फिक्स्ड इनकम आता है क्या? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए ब्याज देने वाली कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी मार्केट में नहीं। सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान से आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी आता रहेगा। म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में हम कांग्रेस में जिस तरह से मची है भगदड़ उसी पर चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। प्रेम जी, सीधा सवाल कि भाई कुछ तो कांग्रेस बीजेपी के भी नेताओं ने छोड़ा, बीजेपी के जो पूर्व सांसद हैं या सांसद थे, जब तक सांसद थे, ऐसे लोगों ने छोड़ा। तो स्कोर कार्ड थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन छोड़ तो आपके यहां भी रहे ना। और चुनाव में लोग कहते हैं ऐसा होता है। देखिए हर पार्टी से लोग आते जाते हैं, लेकिन दोनों का बेसिक अंतर समझिएगा। कांग्रेस राजा जी ने छोड़ा तो अपनी पार्टी खड़ी कर ली। कांग्रेस ऐसे नीलम संजीव रेड्डी ने छोड़ा, कांग्रेस अपनी पार्टी खड़ी कर ली। कांग्रेस को वाई अभी लेटेस्ट में देखेंगे, ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ा, कांग्रेस साफ हो गई, अपनी पार्टी खड़ी कर ली। वाईएसआरपी खड़ी हो गई, जगनमोहन रेड्डी ने पार्टी छोड़ा, अपनी पार्टी खड़ी कर ली। शरद पवार ने छोड़ा, अपनी पार्टी खड़ी कर ली। जनसंघ के जमाने से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक बाबूजी कल्याण सिंह ने पार्टी छोड़ी थी, फिर जो है वापस लौट कर आए। साधु भारती ने पार्टी छोड़ी थी, वापस लौट कर आए। भारतीय जनता पार्टी का आज तक जनसंघ के जमाने से लेकर आज तक कभी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। कोई भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गया और पार्टी नहीं खड़ी करनी और भारतीय जनता पार्टी को डैमेज कर दिया, एक उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक विस्तार, सांगठनिक सुनियोजन, उसका यह परिणाम है। एक छोटी से हल्के नोट पे बहुत अच्छी बात चल रही थी, तहसीन पूनावाला ब्रदर्स जो है, इनका 2010 में जो है भारतीय राजनीतिक विमर्श पे इनका उदय हुआ दोनों का, और बहुत अच्छे लोग हैं। कई बार हमारी कटुता के हद तक बहस हो जाती है दोनों से, होती रही है, लेकिन दोनों लोग बहुत अच्छे हैं। हम कैमरे के बाहर हम एक दूसरे से बहुत अच्छी बातें भी करते हैं। देखिए तहसीन की प्रतिभा को लेकर किसी को आशंका नहीं होनी चाहिए, न शहजाद की प्रतिभा को लेकर कभी कोई आशंका रही। शहजाद की प्रतिभा का सदुपयोग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन तहसीन की प्रतिभा का सदुपयोग हो पाया क्या? मतलब इतना प्रतिभावान व्यक्ति का कांग्रेस जो है सदुपयोग नहीं करती है। आप लाइटर नहीं है, बड़ी हैवी बात कर दी आपने। तहसीन की सार जो है आपने तहसीन की प्रतिभा का सदुपयोग ना होना, ये राजनीतिक विमर्श के लिए भी जो है ठीक नहीं है। कांग्रेस क्यों नहीं सदुपयोग कर रही मैं नहीं जानता उसको। अच्छा, लेकिन शहजाद का हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तहसीन खुद अपने दिल पे हाथ रखकर बोले। अच्छा एक चीज तहसीन जी मैं आऊंगा, लेकिन प्रेम जी जो आपने बड़ी बात कही, देखिए ये इसका एक बड़ा कारण क्या है कि कांग्रेस जो है कुछ ऐसे लोगों के क्लचेस में चली गई है जहां आइडियोलॉजी जो अगर कोई है तो वो आइडियोलॉजी, वो लेफ्ट की वो आइडियोलॉजी है
जो हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ खड़े रहने वाले आइडियोलॉजी है, उनके क्लचेस में चली गई है, उनके जबड़े में चली गई, उनके शिकंजे में चली गई है। ये बात है, इसीलिए जो वहां पर तर्क की बात करता है उसको सुना नहीं जाता, और वहां पर हिंदुत्व के खिलाफ बोलो, स्वतंत्र वीर सावरकर के खिलाफ बोलो, तो आपका राजनीतिक कद बढ़ता रहता है। गौरव वल्लभ तो कह रहे हैं ना कि भाई मैं कब तक गाली दूंगा, मैं वेल्थ क्रिएटर्स को कब तक गाली दूंगा, मैं अपने राम को कब तक वो करूंगा। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, नेहरूवियन एक फैबियन सोशलिस्ट नेहरू जी थे, उससे जो लोग उनसे अलग थे, असहमत थे, राजा जी थे, उन्होंने अलग पार्टी बना ली, आचार्य कृपलानी ने अलग पार्टी बना ली, लेकिन कांग्रेस की अपनी मौलिक विचारधारा थी। इंदिरा जी के जमाने तक ये विचारधारा रही। इंदिरा जी से आप असहमत हो सकते हैं, बहुत सारी उनके जो निर्णय है उसका विरोध हम लोग करते रहे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी ने कभी वामपंथियों को पार्टी पर नियंत्रण नहीं करने दिया। वामपंथी भी उनके साथ थे, और जो है जो राइटिस्ट विचारधारा जिसको कहा जाता है, उस तरह के लोग भी श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ जुड़े रहते थे, और उनके जो है राष्ट्रवाद को लेकर उनकी जो सोच थी उस पर आशंका देश उस जमाने में भी नहीं करता था। राजीव गांधी जी के जमाने से जो वैचारिक शरण होना प्रारंभ हुआ, और श्रीमती सोनिया गांधी के जमाने में वो बढ़ता चला गया, और राहुल गांधी के जमाने में अब समझिए कन्हैया कुमार आता है कांग्रेस में, और उसका स्टेटमेंट है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज में बचाने आया हूं, और कांग्रेस उसको सहती है। यानी तहसीन पूनावाला जैसा व्यक्ति इनका उपयोग नहीं होगा, जो कांग्रेस के लिए पिछले 14 वर्षों से दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, अपने खर्च से, अपनी जो व्यावसायिक प्रतिभा से जो अर्थार्जन करते हैं, वो कांग्रेस को पोषित करने में व्यक्ति निश्चित तौर पर निवेश कर रहा है। अब वो फिजूल जा रहा है कि निवेश हो रहा है ये ईश्वर जाने लेकिन उनकी तरफ से सार्थक प्रयास है। लेकिन कन्हैया कुमार आते हैं, वो कहते हैं कि मैं पार्टी, वो स्टार हो जाते हैं पार्टी के। यानी वो जो लेफ्ट लिबरल्स है, उन्होंने कांग्रेस को नियंत्रित कर लिया है, ये हर कोई कह रहा है। यही संजय निरुपम भी आज कह रहे हैं, यही गौरव वल्लभ भी कह रहे हैं, यही आचार्य प्रमोद कृष्णन भी कह रहे हैं, जो कांग्रेस आरपीएन सिंह की भी लगभग यही बात थी, ज्योतिरादित्य जी की भी यही बात थी। तो कांग्रेस को जिन लोगों ने, जिनसे कांग्रेस लड़ी थी, भाई कम्युनिस्टों से, नेहरू जी के बारे में कम्युनिस्टों ने क्या क्या नहीं कहा है, गांधी जी ने क्या क्या नहीं कहा है, इंदिरा जी ने क्या क्या नहीं कहा है, राजीव जी तक विरोध किया उन सब कम्युनिस्टों ने, और यहां तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को 2008 में गिराने का हर संभव प्रयास किया। समय कम है, जल्दी से तहसीन जी, मैं 30 सेकंड में रिस्पॉन्स चाहूंगा। जिन लोगों के शिकंजे में कांग्रेस है, क्या और जो ओरिजिनल कांग्रेसी है, क्या उनसे कांग्रेस को छुड़ाने की कोशिश नहीं हो रही? कि क्या यह शिकंजा इस हद तक कस चुका है कि कांग्रेस जो है बिल्कुल मतलब आत्महत्या करने के लिए तैयार है, लेकिन उनके शिकंजे से निकलने के लिए तैयार नहीं? कि क्या जो रियल कांग्रेसी हैं, असली कांग्रेसी हैं, क्या वो संघर्ष नहीं कर रहे हैं? जो ओरिजिनल कांग्रेस है, जो जिस कांग्रेस से मैं प्रभावित हूं, जो कांग्रेस की आज भी आइडियोलॉजी है, वो एक बड़े टेंट, एक बड़े तंबू की तरह होनी चाहिए, बड़े शामियाना की तरह होनी चाहिए, जिसमें सबके लिए जगह है। या जैसे कि माँ गंगा, जिसके लिए सबके अंदर जगह है। मैं कांग्रेस की तुलना माँ गंगा से नहीं कर रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि माँ गंगा में सबके लिए जगह है। ठीक उसी तरह कांग्रेस उस तरह से होनी चाहिए। आज कांग्रेस थोड़ी सी लेफ्ट हो गई है, और लेफ्ट एक डाइंग आइडियोलॉजी है। कांग्रेस अगर सेंटर में आए, लोग अपने आप ही कांग्रेस की ओर आकर्षित हो गए। आज भी इस देश में कांग्रेस के लिए लोग चाहते कांग्रेस रिवाइव हो, लोग चाहते कांग्रेस एक मेन फोर्स बनकर रहे देश के अंदर। आज भी कांग्रेस जानती नहीं कितना उसका गुडविल है, खास करके महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आपने कहा थोड़ा सा, एक बिल्कुल समय नहीं है मेरे, मुझे आदेश दिया जा रहा है इसको वाइंड अप। लेकिन एक बात मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपने कहा तो कांग्रेस थोड़ा सा लेफ्ट नहीं, थोड़ा नहीं, पूरा लेफ्ट हो गई है, और इसीलिए लेफ्ट आउट हो गई है, और ये कांग्रेस में कोई समझने को तैयार नहीं है। यही कांग्रेस की दिक्कत है। लेकिन आज क्योंकि थर्सडे है, आपको आज क्विज टाइम भी है, मेरे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज क्योंकि क्विज टाइम भी है, तो आज का चलते चलते आज का जो है क्विज जो है वो भी आपको बता दूं कि आज का हमारा क्विज क्या है, सवाल क्या है। ईसीआई का आज का हमारा सवाल सुन लीजिए। ईसीआई का ऐसा कौन सा ऐप है जो चुनाव अवधि के दौरान उम्मीदवारों को नामांकन और अनुमति प्रक्रिया में मदद करता है? फिर से सुनिए, ईसीआई का कौन सा ऐप है जो चुनाव अवधि के दौरान उम्मीदवारों को नामांकन और अनुमति प्रक्रिया में मदद करता है? और इसका जो आंसर था वो सुविधा गाइड कैंडिडेट ऐप है। और जिन लोगों ने सही जवाब दिया उनके 3 ऐसे जो लकी विनर्स हैं उनके नाम नीचे दिए जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत आभार, शुक्रिया आपका पार्टिसिपेट करने के लिए, और इनाम जीतने के लिए आपको बहुत बधाई। आपके इनाम आप तक पहुंच जाएंगे, और कल आपसे अगला सवाल पूछेंगे। कल की हमारी क्विज का इंतजार कीजिए, और साथ साथ 2 टूक का भी इंतजार करिए, कल एक नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।